ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस प्रॉब्लम पे अब गिवन है कि फिर से टू ब्लॉक सिस्टम हमारे पास गिवन है। और अब की बार जो ए और बी टू ब्लॉक्स हैं, इसमें ए का मास 10 केजी और बी का मास 20 केजी है। बॉटम सरफेस अभी भी स्मूथ है और दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.4 दे रखी है। और अब की बार जो अप्लाइड फोर्स है वो ब्लॉक बी पे लगाया जा रहा है और इसकी वैल्यू 90 न्यूटन के बराबर दी जा रही है। तो फिर से हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। तो अब किस तरह से फॉलो करेंगे? तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल सेम है कि सबसे पहले हम दोनों को एक ही सिस्टम की तरह एज्यूम करेंगे और इनका कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब की बार एक ही सिस्टम की तरह अगर एज्यूम किया जाए तो यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स है वो ब्लॉक बी पे आ गया है। तो ब्लॉक बी पे यहाँ पे 90 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो गया। और अगर मैं यहाँ पे बॉटम सरफेस पे एफ बनाऊँ तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कुछ N2 आ गई है। और इन दोनों का जो कंबाइंड वेट है, टोटल मास 10 प्लस 20 30 केजी हो गया है। दैट्स वाई यहाँ पे टोटल जो आएगा वो 300 न्यूटन का फोर्स इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे अगर देखा जाए तो 90 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड है। इसका मतलब दोनों अगर कॉमन एक्सेलरेशन से चलेंगे तो ये इनका कॉमन एक्सेलरेशन हो गया। और इसके लिए अगर कैलकुलेशन किया जाए देन फर्स्ट पॉइंट, इफ बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, तो अगर दोनों एक साथ चल रहे हैं इसका मतलब इनका जो कॉमन एक्सेलरेशन होगा वो हमें सीधे सीधे मिल रहा है। दैट विल बी एफ अप्लाइड डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो यहाँ पे टू ब्लॉक है तो मास ऑफ ए प्लस यहाँ पर मास ऑफ बी आ गया। तो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू यहाँ पे 90 न्यूटन है और दोनों के जो कंबाइंड मास है वो टोटल मिला के 30 केजी आ रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे जो कॉमन एक्सेलरेशन है वो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो अगर दोनों ही ब्लॉक एक साथ चलते तो इनका कॉमन एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता। अब मुझे फिर से पता करना है कि ये एक साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे। तो फिर से अब मुझे बीडी ब्रेक करना पड़ेगा और मुझे अब उस ब्लॉक पे जाना पड़ेगा जो केवल अंडर फ्रिक्शन चल रहा है। इसका मतलब जिस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जा रहा। तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जो ब्लॉक ए है उस पे अब फोर्स नहीं है, ये अंडर फ्रिक्शन चलेगा। तो इसका अगर बीडी बनाया जाए तो सबसे पहले तो हम इसका वेट प्लॉट करेंगे जो कि यहाँ पर ये 100 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। जो बॉटम ब्लॉक है मीन्स ब्लॉक बी, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमने N1 मार्क कर दी। और अब हमें चेक करना है कि ब्लॉक ए पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा। तो ब्लॉक ए पे अगर फ्रिक्शनल फोर्स देखना है तो हमें ब्लॉक बी पे आ जाना है। तो अगर मैं ब्लॉक बी देखूं तो ब्लॉक बी फॉरवर्ड डायरेक्शन पे एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मूव कर रहा है। इसका मतलब ब्लॉक ए ब्लॉक बी के रिस्पेक्ट में बैकवर्ड डायरेक्शन पे मूव करता दिखाई देगा। तो अगर ब्लॉक ए ब्लॉक बी के रिस्पेक्ट में बैकवर्ड डायरेक्शन पे मूव करता दिखाई देगा, इसका मतलब ब्लॉक ए पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन पे दिखेगा। और इसके मैक्सिमम एक्सेलरेशन के कैलकुलेशन के लिए हमें यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स को लिमिटिंग फ्रिक्शन की तरह अप्लाई करना पड़ेगा। और ये फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर आ गया है जिसकी वजह से ये वाला जो ब्लॉक है ये किसी जनरल एक्सेलरेशन, यहाँ पर जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है उसको मैं यहाँ पे ए मार्क कर देता हूँ, इससे मूव करना स्टार्ट करेगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे सिंपली देखूं कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो कितनी है, तो यहाँ पे मैंने इसको मैक्सिमाइज भी कर दिया है कि मैक्सिमम कितनी वैल्यू को ले सकता है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए की मैक्सिमम वैल्यू ये यहाँ पर कुछ आ रही है जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वजह से आएगी। और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू से मिलेगा। और अगर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन देखना है तो नॉर्मल रिएक्शन भी इन्हीं दोनों के बीच में देखनी पड़ेगी जो कि यहाँ पे N1 के बराबर है। तो अब अगर मैं कैलकुलेशन करूँ फॉर ब्लॉक ए, तो अब हमें सेकेंड स्टेप के कैलकुलेशन से ब्लॉक ए का डेटा मिलेगा। देन कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर ब्लॉक ए। तो ब्लॉक ए के लिए अगर कैलकुलेशन किया जाए तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू है वो N1 है। N1 की वैल्यू कितनी आ रही है? आंसर इज 100 न्यूटन निकल के आ रही है। और यहाँ पे अब जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो निकाल देते हैं। तो ये आ जाएगी म्यू इंटू N1। यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू है वो 0.4 है और जो N1 की वैल्यू है वो यहाँ पर 100 न्यूटन के बराबर है। तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें तो जो फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है वो यहाँ पर 40 न्यूटन के बराबर आ रहा है। तो ऐसे ही अगर मैं इस फ्रिक्शनल फोर्स को ए ब्लॉक पे अप्लाई करूँ तो ए ब्लॉक का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन है वो कितना आ सकता है? Answer is the value of maximum acceleration for block A is limiting friction divided by mass of block A.
तो अब लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है 40 न्यूटन, मास ऑफ ब्लॉक ए कितना है 10 kg, इसका मतलब ये नंबर कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 पे ए ब्लॉक कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन ले सकता है वो मिल गया है। अब मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है। तो अब मैंने देखा कि जो कॉमन एक्सीलरेशन है वो इस ब्लॉक ए के मैक्सिमम एक्सीलरेशन जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन की वजह से आ सकता है उससे कम निकल के आ रहा है। इसका मतलब अगर ये नंबर इससे कम है तो दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे। और दोनों ब्लॉक एक साथ क्यों चलेंगे, क्योंकि ये अपनी मैक्सिमम एक्सीलरेशन को पिक नहीं कर पाया है। कॉमन एक्सीलरेशन 3 आ रहा है, मैक्सिमम कितना है 4। इसका मतलब अगर ये दोनों एक साथ चलते हैं तो इस ब्लॉक का भी एक्सीलरेशन 3 हो जाएगा। और 3 एक्सीलरेशन लाने के लिए ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो लिमिटिंग वैल्यू को टच नहीं करेगा, उससे थोड़ा सा कम रहेगा। इसका मतलब इनके बीच में स्लिपिंग नहीं होगी और ये दोनों कॉमन एक्सीलरेशन से मूव करते दिखाई देंगे। तो अब यहाँ पे वही कंडीशन फिर आ गई कि अब हमने दोनों को जैसे ही कंपेयर किया तो मुझे रिजल्ट मिला बिकॉज द वैल्यू ऑफ जो भी कॉमन एक्सीलरेशन है यहाँ पर वो इस वाले एक्सीलरेशन से कम आ रहा है। तो ए ब्लॉक के मैक्सिमम एक्सीलरेशन से कम आ रहा है। इसका मतलब सिंपल मुझे पता लग गया कि बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। तो दोनों ही ब्लॉक एक साथ चलेंगे और दोनों के जो एक्सीलरेशन होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। सो बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर विद कॉमन एक्सीलरेशन। तो सिंपल हमारे पास रिजल्ट आ गया कि दोनों अगर एक साथ चलेंगे तो दोनों के एक्सीलरेशन यहाँ पे सेम आएंगे और दोनों के एक्सीलरेशन कॉमन एक्सीलरेशन से मैच हो जाएंगे। तो जो पहला कैलकुलेशन था कि दोनों के एक्सीलरेशन क्या होंगे, तो मैंने कंडीशन चेक की कि एक साथ चल भी रहे हैं कि नहीं, तो उसके लिए कैलकुलेशंस किए, पता लगा कि दोनों एक साथ चल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए है वो एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बी के बराबर हो जाएगा और इन दोनों का जो एक्सीलरेशन है वो कॉमन एक्सीलरेशन से मैच हो जाएगा जो कि यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। तो एक्सीलरेशन के लिए हमारे पास जनरल आंसर दोनों के लिए ये निकल के आ गया। तो एक्सीलरेशन के कैलकुलेशंस तो हो गए। अब हमने देखा कि क्योंकि दोनों का एक्सीलरेशन सेम है दैट्स वाई ये सिस्टम अगर ए और बी इंटरफेस के रिस्पेक्ट में चेक किया जाए तो अंडर लिमिटिंग कंडीशन आ गया है। अंडर लिमिटिंग कंडीशन आने का मतलब अब जो ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का इंटरफेस है इस पे जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। और क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है और ये अपने मैक्सिमम एक्सीलरेशन को पिक नहीं कर पाया है, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन भी अंडर लिमिटिंग कंडीशन आएगा। तो अब अगर मुझे इन दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है तो मुझे फिर से ब्लॉक ए पर आना पड़ेगा सच दैट हम फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू को पिक कर सके। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू को पिक करने के लिए हम ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों में से किसी का एफबीडी पिक कर सकते हैं बाई टेकिंग कॉमन एक्सीलरेशन। लेकिन यहाँ पे जो सिंपल एफबीडी बनेगा वो ए का बनेगा, दैट्स वाई हमने फिर से ए का एफबीडी पिक किया फॉर फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। तो अब अगर मैं फिर से ए के लिए कैलकुलेशन करूं तो रिजल्ट आ रहा है कि जो ए है वो अब की बार कॉमन एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है। तो कॉमन एक्सीलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ए पे जो फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा था वही इसको मूव करा रहा था। इसका मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है अंडर लिमिटिंग कंडीशन के लिए स्टैटिक हो जाएगा और इस तरह का यहाँ पे एफबीडी आ जाएगा। नॉर्मल एक्शन के लिए अगर प्लॉट करें तो ये N1 हो जाएगा और यहाँ पे इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन पे 100 न्यूटन के बराबर आ जाएगा। तो अब अगर दोनों एक साथ चल रहे हैं और फिर से अगर एफबीडी को ब्रेक किया जाए तो ए ब्लॉक का अब फ्री बॉडी डायग्राम स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ आएगा क्योंकि इसका एक्सीलरेशन इसके मैक्सिमम एक्सीलरेशन से कम आ रहा है। तो अब अगर इसका एक्सीलरेशन मैक्सिमम से कम आ रहा है तो हम फिर से कैलकुलेशन कर सकते हैं फॉर फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब फ्रिक्शनल फोर्स के लिए हमने कैलकुलेशन किया और फ्रिक्शनल फोर्स के लिए हमने यहाँ पे ब्लॉक ए पिक किया है। तो हमने यहाँ पे पिक किया फॉर ब्लॉक ए। तो ब्लॉक ए मतलब कौन सा ब्लॉक है, इसका मास है 10 kg, तो हमने 10 kg का ब्लॉक यहाँ पर पिक किया। तो 10 kg के ब्लॉक के लिए अब फिर से मैं देखूँ तो यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, मास ऑफ द ब्लॉक मीन्स मास ऑफ ए इनटू कॉमन एक्सीलरेशन। इसका मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसके लिए मास ऑफ द ब्लॉक ए कितना है, आंसर इज 10 kg। कॉमन एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है
3, दैट्स वाई इनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा है वो यहाँ पर 30 न्यूटन के बराबर आ रहा है। तो हमने अब यहाँ पे एक सिचुएशन डील की है जहाँ पे दोनों ब्लॉक कॉमन एक्सीलरेशन से चल रहे थे, और उसके बाद जो मॉडिफिकेशन आया है वो ये कि अगर दोनों के एक्सीलरेशन कॉमन हो जाए तो इनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो स्टैटिक हो जाएगा, और इस स्टैटिक फ्रिक्शन को हम फिर से एफबीडी को मॉडिफाई करके और कॉमन एक्सीलरेशन की वैल्यू को पिक करके इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फॉर द गिवन डेटा जो भी सिस्टम था, इसके लिए हमने फिर से बेसिक कंसेप्ट फॉलो किए, स्ट्रैटेजी फॉलो की, और फिर से जो भी रिक्वायर्ड रिजल्ट्स थे वो यहाँ पे फाइंड आउट किए।